डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज का डिस्कशन चल रहा है दोस्तों। रोज एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हुए किसी एक टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं रोज सुबह 6 बजे। आज का सवाल हमारा है कि राष्ट्रकूट राजाओं से, कि राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा, हालांकि इसमें इस सवाल को करने के बाद दोस्तों राष्ट्रकूट के प्रशासन को हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे, पूरे प्रशासन को इसमें समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले हम राष्ट्रकूट ये वाला सवाल करते हैं। राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा जारी और उनके सचिवों द्वारा अभिलिखित शाही आदेशों को कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? जो शाही आदेश जारी किए जाते थे राजाओं द्वारा और उसको उनके मंत्री या सचिव लिख के बाकी जनता को भेजते थे, तो उनको बोलते थे राजश्रावितम। ये हमारा आंसर है, राजश्रावितम। और हम राष्ट्रकूट की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रकूट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का दोस्तों प्रमुख राजवंश था। इसके संस्थापक दंती दुर्ग थे और ये चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित कर स्वतंत्र शासक बने थे। तो किसको पराजित किया था? कीर्तिवर्मन को। और ये कौन था? ये थे चालुक्य शासक। और जिनकी प्रारंभिक राजधानी की बात करें, अगर राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी की बात करें दोस्तों, तो ये थी मयूरखंडी या मयूर खिंदी, खिंदी KHINDI है। लेकिन बाद में एक राष्ट्रकूट शासक हुए अमोघवर्ष। अमोघवर्ष का नाम तो आपने सुना होगा शायद। अमोघवर्ष ने राजधानी को बदला और मान्यखेत बसाया। तो ये अमोघवर्ष ने किया था। अगर इनके चालुक्य परंपरा और सामंतों की परंपरा की बात करें, यानी ये जो किसके सामंत रहे थे, तो दंती दुर्ग और उनके जो पूर्वज थे वो लगातार बादामी के चालुक्यों के सामंत रहे थे। बादामी के चालुक्यों के सामंत थे, याद रखिएगा, ठीक है। इसके आगे बलहर एक नाम आता है राष्ट्रकूटों का, बलहर। ये बलहर बुलाए जाते थे, लेकिन किसके द्वारा? अरब यात्रियों द्वारा। जो अरब से यात्री आते थे इनको बलहर कह के, बलहर नाम से बुलाते थे। राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म को राजाश्रय दिया, जैन धर्म को राजाश्रय दिया। अरब यात्रियों को अपने राज्य में बसने दिया राष्ट्रकूटों ने, धर्म प्रचार करने दिया, और तो और मस्जिद बनाने की भी अनुमति दी थी इन्होंने, ठीक है। ये रहा चालुक्यों के बारे में। थोड़ा सा देख लेंगे कि इनमें शासक कौन हुए। दंती दुर्ग सॉरी, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, ये ध्रुव धारावर्ष, गोविंद वल्लभ तृतीय, अमोघ वर्ष ये हुए जिन्होंने राजधानी बदली। कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय, अमोघ वर्ष तृतीय, गोविंद चतुर्थ, अमोघ वर्ष तृतीय, कृष्ण तृतीय जिन्होंने कैलाश मंदिर बनाया। कृष्ण प्रथम ने बनाया था दोस्तों, सॉरी, कृष्ण तृतीय नहीं, कृष्ण प्रथम ने एलोरा का जो कैलाश मंदिर था वो इसने बनाया था। ये खोटिक अमोघ वर्ष और कर्क द्वितीय जो था वो अंतिम शासक था। शासकों के बारे में किसी और वीडियो में देख लेंगे, लेकिन इसमें हमने वादा किया है कि प्रशासन को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए प्रशासन पे चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। तो बात यहाँ शुरू होती है कि राष्ट्रकूटों का प्रशासन किसमें विभक्त था। तो ये दोस्तों साम्राज्य में पहले बड़ा साम्राज्य होता था, ठीक है, और साम्राज्य को राष्ट्र में विभक्त किया गया था कि भाई अलग अलग राष्ट्रों में विभाजित होगा। जैसे अपने यहाँ भी केंद्र है और राज्य हैं अलग अलग, तो वैसे ये साम्राज्य था और उसके बाद राष्ट्र अलग अलग थे, और उन राष्ट्रों को विषय यानी जिलों में लगभग विभाजित किया गया था। सॉरी। उसके बाद भुक्ति आती है। भुक्ति के बाद क्या था? ये गांव में विभाजित किया गया था, ठीक।
ये ग्राम में होगा। ये थोड़ा दोस्तों ऊपर नीचे हो गया है। ये जो विषय है विषयपति होगा, ये भुक्ति है जो, ये यहाँ पे होगा। फिर से मैं इसको कर दे रहा हूं ब्लैक पेन से। ये जो राष्ट्र है, साम्राज्य है, ये तो ठीक है। ये जो राष्ट्र है इसका ये हो जाएगा, विषय का विषयपति, भुक्ति का ये, और ग्राम का ये। चलो ठीक है। साम्राज्य के बारे में बात करें तो साम्राज्य का सर्वे सर्वा जो होता था वो होता था सम्राट। और सम्राट निरंकुश था, आनुवांशिक पद था। बड़ी बड़ी उपाधियां लेते थे। जैसे हमने बताया कि ध्रुव ध्रुव जो था उसने धारावर्ष की उपाधि ली थी, कृष्ण प्रथम शुभतुंग की उपाधि ली थी, गोविंद तृतीय ने जगतुंग की उपाधि ली थी, और अमोघ वर्ष नृपतुंग की उपाधि लेता है, वीर नारायण की उपाधि लेता है। वहीं कृष्ण तृतीय अकाल वर्ष की उपाधि लेता है। ठीक है। अब राजा मंत्री परिषद की सलाह लेता था, तो मंत्री परिषद को 3 भागों में विभाजित किया गया था। ये 3 भाग कौन थे, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। महासंधि विग्राहक, दूसरा धर्माधिकारिण, और तीसरा धमाकुंश। दोस्तों प्रशासन और कला थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता, कला तो नहीं लेकिन प्रशासन जरूर बोरिंग लग सकता है, वो भी साउथ का हो तो। थोड़ा पेशेंस से धैर्य से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा एक दो बार पढ़ने के बाद। लेकिन ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आजकल के सवाल प्रशासन धर्म कला से ज्यादा आते हैं बजाय कि ये राजनीति से। तो साम्राज्य की बात कर रहे थे जिसमें महासंघ विग्रह होता है, और ये होता है विदेश मंत्री। विदेश मंत्री का कार्य करता था ये। राजाज्ञाएं लिखता था, राजा की आज्ञाएं, और दान भूमि का प्रमाणीकरण करता था। धर्माधिकारी की बात करते हैं तो धर्माधिकारी न्यायाधीश होता था, न्यायाधीश होता था दोस्तों। और ताम्रपत्र की सामग्री तैयार करता। धमाकुश या धमाकुंश की बात होती है तो सलाहकार पुरोहित, सलाहकार पुरोहित, ये था धमाकुंश। अब राष्ट्र की बात आती है। जो साम्राज्य था वो राष्ट्र में विभक्त था, तो राष्ट्र का जो प्रमुख था उसका उसको बोलते थे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को जो सलाह देते थे, ये आज के राष्ट्रपति नहीं, उस समय राष्ट्र के जो प्रमुख होते थे, ठीक, वो उसको राष्ट्रीय महत्तर, महत्तरे क्या बोलते थे, राष्ट्रीय महत्तर बोलते हैं। ये कौन थे, राष्ट्रपति को सलाह देते थे। राष्ट्रपति को एक और नाम से जाना जाता था दोस्तों, दंड नायक, दंड नायक। और साम्राज्य विभाजित था किसमें, राष्ट्र में। और राष्ट्र को क्या क्या बोलते थे, और राष्ट्र को बोलते थे मंडल, और क्या बोलते थे राष्ट्र को, और राष्ट्र को राष्ट्र बोलते ही थे। और राष्ट्र को विषय में विभक्त किया गया था। विषय क्या है, तो राष्ट्र कई जिलों में विभक्त था जिसे विषय कहा जाता था। और विषय के जो प्रमुख होते थे वो विषयपति कहलाते थे। और ये होते थे 1000 से 4000 तक के गांव, ये विषयपति के अंतर्गत होता था। ठीक। इसके आगे भुक्ति की बात करते हैं तो भुक्ति जो है इसका प्रमुख है भागपति या भौगिक, और ये 50 से 70 ग्राम के प्रमुख होते थे। वहीं एक देश ग्राम कूटक अधिकारी का नाम आता है दोस्तों, जिसकी सहायता से राजस्व वसूली का काम किया जाता था। और राजस्व वसूली का काम कौन करता था, ग्राम सभा करती थी। सॉरी। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी, वो ग्राम होती थी, जिसके प्रमुख को क्या होता था, कहते थे ग्राम कूटक या गाबुंड। ठीक। ये आनुवांशिक अधिकारी थे, इनका भी पद जो होता था आनुवांशिक होता था। ठीक है। और ये अपने साथ ये एक लड़ाके रखते थे, यानी मान लो बॉडीगार्ड रखते थे, जैसे इनको लड़ाके बोलते थे या बल या दल बोल देते थे। ये अपने साथ लेके चलते थे।
और वीर, अगर मान लीजिए लड़ाई करते हुए कोई वीर गति प्राप्त हो गया, मर गया कोई, तो उसकी स्मृति में वीरगल बनता था, वीरगल। और इस वीरगल को और दो नामों से जाना जाता था। उसका नाम है चौरे अथवा ब्रह्म स्मारक। इसको चौरे भी बोलते थे और ब्रह्म स्मारक भी बोला जाता था। और इसमें जो लड़ाके होते थे अधिकांशतः पशुओं से लड़ते हुए ही वीरगति को प्राप्त होते थे। एक केन्यूब, केन बुल, हाँ केन बुल है, जहां पर रानी का वीरगल प्राप्त हुआ है, रानी का वीरगल प्राप्त होता है। और एक अरब यात्री आए थे, सुलेमान, अरब यात्री सुलेमान। वो कहते हैं कि ग्राम सभा के पास न्यायिक शक्तियां थी। ये कौन कहता है? अरब यात्री सुलेमान कहता है। एक चीज और दोस्तों, गांव 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 को लेकर, गांव में ये था कि शिवपुर मंगलम और चोलपुरम अभिलेख, जो कि कृष्ण तृतीय का है, इससे ग्राम सभा की जानकारी मिलती था। यह लोक कार्य के साथ राजस्व संग्रह भी करते थे। राजस्व जो संग्रह होता था, तो वो राजस्व संग्रह दो भागों में विभाजित होता था। एक जाता था हिस्सा केंद्र के पास, केंद्र के पास होता था सारा जो राजस्व इकट्ठा होता था, वो गांव द्वारा होता था। तो एक हिस्सा केंद्र के पास जाता था, एक हिस्सा गांव के पास ही रहता था। तो जो केंद्र के पास जाता था वो क्या था? 85% केंद्र के पास चला जाता था, बाकी गांव के पास रहता था 15%। लेकिन इसको बोलते क्या थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो केंद्र के पास जाता था उसको बोलते थे मेलावरम, ठीक है। और जो गांव के पास रहता था, ग्राम सभा के पास रहता था, उसको बोलते थे चूड़ीवारम। सुन लीजिए, जो केंद्र के पास जाता था उसको मेलावरम, मेलावरम। और जो गांव के पास रहता था, ग्राम सभा के पास रहता था, उसको चूड़ीवारम, चूड़ीवारम कहते। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से राष्ट्रकूट प्रशासन को हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, मुख्य रूप से यही पूछता है, इससे आ जाएगा लगभग दोस्तों, ठीक है। इसमें बहुत परेशान होने वाली बात नहीं। इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके एक सवाल से एक टॉपिक कंप्लीट करते रहेंगे। धीरे धीरे हमारा पूरा का पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए। जो भी हो आप पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।